आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1632। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट। घर के सभी लोग मुक्ता के आसपास उसे घर पर बैठे हुए थे। तभी चाची शीतल मुक्ता से कहती है, मुक्ता आप खुद एक डिज़ाइनर हैं। ये बताइए कि आप अपनी सगाई और शादी के कपड़ों की खुद डिज़ाइन करेंगी या फिर किसी डिज़ाइनर से की सलाह लेंगी। सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखिए मुक्ता, शीतल का सवाल एकदम सही था। आप हमें अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास सवाल यह भी है कि हमारे लिए कपड़े आप डिज़ाइन करने वाली हैं या हम भी किसी डिज़ाइनर को अपने लिए फाइनल कर लें। सरस्वती के ऐसा कहते ही शीतल और सरस्वती दोनों ही हंसने लगती हैं। वे दोनों मिलकर मुक्ता को छेड़ रही थी। मुक्ता उनकी शरारत को अच्छी तरह समझ रही थी। अब मुक्ता कहती है, जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा। जहाँ तक हमारी खुद की सगाई और शादी के कपड़ों की बात है, तो हमने उनके ड्राफ्ट पहले के लिए तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा हम और बहुत सारी ड्राफ्ट तैयार किए हैं और वे अपने सभी परिवार वालों के लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप उनमें से अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर लीजिए। मुक्ता अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। फिर वहाँ से कुछ फाइलें लेकर आती है। उन्हें अपनी चाची और ताई की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अभी तक ये डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं, क्योंकि ये खास मेरे अपनों के लिए हैं। कहने के मतलब वे डिज़ाइन एकदम नहीं, आपके मारवा परिवार को बराबरी की टक्कर देंगे। ठीक इसी वक्त शीतल फिर से छेड़ते हुए कहती है, हमारा हमारा परिवार आप होने वाला ससुराल है। मुक्ता के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह कहती है, दोनों चाची जी। शीतल फिर से चुटकी लेते हुए सरस्वती की तरफ देखकर कहती है, वैसे हमारी मुक्ता हमेशा से ही काफ़ी तेज है, यह तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन इतनी तेज कि अपनी और सभी की ड्रेस पहले से ही ड्राफ्ट करके रखी है। इस बार मुक्ता को शीतल की बात पर हंसी आ जाती है और वह अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। फिर अपनी हंसी को रोकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती हैं, अब आप इन्हें देख लीजिए और आपको जो अच्छा लगे वह फाइनल कर लीजिए। इसके बाद सुनील जी से कहकर उन्हें हमारी टीम तक पहुंचा दीजिए। टीम उन्हें जल्द से जल्द तैयार कर देगी। ठीक इसी वक्त आदित्य पसर विवाह आ पहुंचता है। आदित्य मुक्ता से कहता है, पहले आप हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदित्य के बुलाने पर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और आदित्य के पास चली जाती है। आदित्य वही चेयर पर बैठा हुआ था। मुक्ता को इशारा करके साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। इस तरह सुबह सुबह अचानक से आदित्य का सबके बीच में चले आना सभी को हैरान कर रहा था। इस वक्त सभी का ध्यान आदित्य पर ही था। इसके बाद आदित्य कहता है, आप सभी के लिए भी एक जरूर संदेश है। आदित्य की बात सुनने के लिए सभी उत्सुकता की उसकी ओर देखने लग जाते हैं। आदित्य कहता है, आज से 3 दिन बाद मारवा हाउस में एक फंक्शन है। वह कहते हैं कि हम सभी इस फंक्शन में उपस्थित रहें। ये रिश्तेदार ने हमें बोला है, इसलिए हम सभी को वहां जाने का इनविटेशन आया है। अब क्योंकि हमारी मुक्ता का बर्थडे भी उसी दिन है, इसलिए वे लोग चाहते हैं कि हम मुक्ता का बर्थडे भी वहीं सेलिब्रेट करें। मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम उस फंक्शन को अवॉइड करें। फिर एक पल खामोश रहने के बाद आदित्य गंभीर होते हुए आगे कहता है, यह शायद प्रीति और ओमकार के लिए किसी तरह का सरप्राइज पार्टी है, इसलिए मुक्ता, खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में आप पहले से आपके सनी मारवा जी या फिर अपने किसी दूसरे दोस्त को कोई बात ना करें। फिर सभी की तरफ देखते हुए आदित्य आगे कहता है, क्योंकि आप सभी को मारवा हाउस जाना है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सभी जो ड्रेस अपनी मुक्ता की सगाई के लिए पहनने की सोच रहे हैं, उसे मारवा हाउस के फंक्शन में पहने। फिर मुक्ता की तरह देखते हुए कहता है, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा की तरह बिल्कुल राजकुमारी लगे। आप अपनी सगाई के लिए दोबारा कोई ड्रेस तैयार कर लीजिए।
फ़िलहाल अपनी जो ड्रेस रेडी करी है या कराई है वो अपने बर्थडे पार्टी पर पहने, और इससे जो मारवा हाउस के जितने भी आसपास के उनके रिलेटिव जो उनके फंक्शन में आएंगे वो सब आपको ही पूछेंगे, क्योंकि आपकी भी रिश्ता उधर उनके बेटे सनी के साथ मारवा के साथ हुआ है। परिवार की होने की छोटी बहू जो हो तुम, ऐसा कहकर आदित्य चुप हो जाते हैं। फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहता है, इसलिए किसी भी तरह तैयार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप सभी के पास 3 दिन हैं। पराशर परिवार की शान के हिसाब से अच्छा चुनाव करें। आखिर हम सभी को अपनी बेटी की होने वाली ससुराल में जाना है। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आदित्य मुक्ता के सिर पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। मुक्ता एक पल के लिए आदित्य के चेहरे को देखते रह जाती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आदित्य को मुक्ता से दूर होने का ख्याल अभी से परेशान करने लग गया है। आदित्य खुश होने के साथ साथ दुखी भी था। आदित्य के जाते ही मुक्ता भाई उठकर उसके पास आ जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उसके तरफ घूमने लगते हैं। सबसे पहले निशांत कहता है, बताइए आपको आपके जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए। उसके बाद प्रशांत कहता है, तोहफा अपने भाई के हैसियत को ध्यान में रखकर मांगिए। उसकी बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे सभी हंसने लगते हैं। अब सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आप इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। मुक्ता अपनी जगह से खड़ी होती है और उन चारों के बीच से बाहर निकल जाती है और फिर कहती है, हम सोचकर आपको बता देंगे हमें क्या चाहिए। अभी आप सभी मारवा हाउस चलने के लिए तैयारियां शुरू कीजिए। आपसे भेंट तो हम कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन मारवा हाउस जाने के लिए समय बंद है। आप सभी ऐसा कहकर मुक्ता वहां से चली जाती है। मुक्ता के जाने के बाद सरस्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, भगवान हमारी मुक्ता की जिंदगी को सदा खुशियों से भर देना। तभी शीतल सरस्वती को अपनी दोनों बाहों के पीछे तरफ पकड़ते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी मुक्ता है ही इतनी अच्छी, भगवान की कृपा हमें हमेशा उन पर बनी रहेगी। इसके बाद शीतल सरस्वती के सामने की तरफ आ जाती हैं और कहती हैं, हमें सिर्फ अपने कपड़े ही नहीं बल्कि उन सभी उपहारों को भी व्यवस्था करनी होगी जो हमें मारवा परिवार के लोगों के लिए लेकर जाने हैं। तभी सरस्वती कहती है, मैंने इस बारे में पहले ही सोचना शुरू कर दिया था, चाहे वे लोग यहाँ आए या हम लोग वहाँ जाएं। मुक्ता के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उपहार देना तो बनता है। ठीक है। इसी वक्त उछलते हुए नीलम वहाँ से पहुँच जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने मुक्ता दीदी के साथ साथ हमारे लिए भी वहाँ कोई लड़का देखा है क्या? नीलम की बात सुनकर शीतल और सरस्वती के साथ साथ बाकी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। नीलम सभी की तरफ घूमती हुई आंखों को देखकर जवाब देती है, हमें घूरना बंद कीजिए, हम भी यहाँ से मुक्ता दीदी के साथ ही जाएंगे। अब हमें वहाँ किसी ने ऐसी ही रखने का मना कर दिया तो इसलिए हमारे लिए भी लड़का ढूंढना बनता है। अब नीलम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी शीतल कहती है, वहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है, वहाँ मुक्ता को आपकी याद भी आएगी। ये सुनीता की नीलम का चेहरा उतर जाता है। तभी सरस्वती हंसकर नीलम के सिर पर हाथ रखकर कहती है, लाते हुए कहती है, अभी आपकी शादी उम्र नहीं हुई है, अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए और मुक्ता दीदी की जो फंक्शन है पार्टी के लिए अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी चूज कीजिए। कमरे में देर रात तक कौटिल्य कमरे में देर रात तक जगता रहने की वजह से सुबह कौटिल्य की आंखें नहीं खुली। उसे सोता हुआ ही कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वह किसी तरह अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बिस्तर से खड़ा होता है और जाकर दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे ठीक सामने भूमि खड़ी हुई दिखाई देती है। भूमि कहती है, तो तुम सोए हुए हो,
इसलिए प्रीति ने मुझे भेजा है तुम्हें ले आने के लिए। कौटिल्य की नींद अभी भी नहीं उतरी थी। वह समझने की कोशिश कर रहा था भूमि क्या बोल रही है। भूमि कौटिल्य की हालत देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वह कौटिल्य के कमरे में मौजूद एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। फिर कौटिल्य से पूछती है, क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा है? कौटिल्य अपनी गर्दन ना में हिला देता है। भूमि कौटिल्य के इस जवाब पर काफ़ी स्माइल आ जाती है उसके फेस पर, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसको कौटिल्य ऐसा कम जगा हुआ नींद में ज़्यादा था, इसलिए उसको काफ़ी क्यूट लग रहा था। फिर वो चुप होते हुए कहती है, अंगूठे और उंगलियों के एल की शेप बनाते हुए उंगलियों के माथे पर अंगूठे को अपनी ठोड़ी पर रख लेती है। फिर मुस्कुरा कर कहती है, तुम 2 मिनट लो और जाकर फ्रेश हो जाओ ताकि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए मैं क्या कह रही हूँ। कौटिल्य भूमि के ऐसा कहने के बाद भी करीब 1 मिनट तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद कहीं जाकर उसे अपनी स्थिति के बारे में पता लगता है। भूमि की कही हुई बातें समझ आती हैं। फिर वह बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट बाद वह बाहर आता है। भूमि अभी भी वहीं पर चेयर पर बैठी हुई थी। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, शायद आज का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। भूमि कौटिल्य को घूर कर देखने लगती है। कौटिल्य अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब कि बिजी होने वाला है। भूमि कौटिल्य की बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी वह क्या कहना चाहता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए भूमि कहती है, प्रीति तुम्हें कई बार मैसेज कर चुकी है, कॉल कर चुकी है, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे कॉल की और मैंने प्रीति से कहा कि मैं तुम्हें साथ लेकर आती हूँ। अब अपना लैपटॉप उठाओ और मेरे साथ चलो। कौटिल्य को सभी बातें सुनाई आ रही थी, लेकिन अभी भी वह कही हुई बात पर कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहा था। चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर भूमि के साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर बाद वे दोनों प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सनी का कमरा। ओमकार सनी के कमरे में दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर देता है। सनी अभी भी गहरी नींद में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को रौंदते हुए खोलता है। सनी दरवाजे पर पहुंच पाता है। इससे पहले ही ओमकार दरवाजे को और भी जोर जोर से टैप टैप करने लग जाता है। सनी अंदर से आवाज़ देते हुए कहता है, अरे भाई रुक जा, अभी आ रहा हूँ। मुझे उठने में टाइम भी लगता है और दरवाजे तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। तभी तुम पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो इतनी जोर जोर से दरवाजे को टैप टैप कर रहे हो? 2-3 मिनट रुक तो जाओ, अपने आप को कंट्रोल करो। सनी को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है। वह जैसे ही दरवाजे खोलता है तो उसे अपने सामने ओमकार खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था, कुछ गुस्से से भरा हुआ था दिखाई दे रहा